हेलो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सब आप लोग? आई होप कि सब ठीक है। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, कोविड में, कोरोना में। स्टे होम, स्टे सेफ। मैं कुछ बंगड़ आज आपके सामने लेके आया हूँ 11th अकाउंट का बेसिक का पार्ट 4। ठीक है, मेरे 3 बेसिक के पार्ट डल चुके हैं। बेसिक में 4 बेसिक होते हैं टोटल, जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये 4 मेरे डेमो रहते हैं। तो बेसिक में मैंने जो पढ़ाया है पहले 3 पार्ट में, उसमें बेसिक टर्म्स, इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा अकाउंटिंग के बारे में। उसके बाद मैंने टर्म्स में फाइनल पढ़ाया है। फिर लास्ट जो मैंने पढ़ा रहा हूँ वो जनरल एंट्री से रिलेटेड है। वो जनरल एंट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो जनरल एंट्री से रिलेटेड में क्या है सर? जनरल एंट्री होती क्या है? सबसे पहले तो जनरल एंट्री मतलब जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन, जैसे एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन लिया मैंने, परचेज गुड्स फॉर कैश, मैंने कैश में गुड्स को परचेज करा, ₹1,00,000 के मैंने परचेज करी। अब सर अगर मैंने ₹1,00,000 की परचेज करी तो इसको हमको रिकॉर्ड्स करना पड़ेगा बुक में, क्योंकि जब ये बुक में रिकॉर्ड होगी तो फाइनल जाके हमारा कहीं P&L और बैलेंस शीट बनेगी। तो अब रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? इसमें रिकॉर्ड करने के लिए सर हम बनाते हैं जर्नल एंट्रीज। मैंने अकाउंटिंग के एक मीनिंग पढ़ाया था, अकाउंटिंग का मीनिंग जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि रिकॉर्डिंग वर्ड आया था, वहां मैंने कहा था हमको जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी। जनरल एंट्री बनाने के 2 अप्रोचेस। पहला ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा मॉडर्न अप्रोच। पहला ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है और मॉडर्न अप्रोच में क्या है? तो जब हम क्लास पे करेंगे तो पूरा मॉडर्न अप्रोच से करेंगे, ये हमारे समझने के लिए, क्योंकि ये अकाउंटिंग का बेसिक है। जब अकाउंटिंग सबसे पहली बार आया था तो जैसे हम नहीं बोलते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, या फिर जब ये सारी चीज़ें बनाई गई तब जाके साइंस समझ में आया कि अच्छा ये साइंस में होता है एक्चुअली। तो ऐसी अकाउंटिंग को करने के लिए भी कुछ रूल्स दिए थे। तो वो एक ट्रेडिशनल अप्रोच थी जिससे अकाउंटिंग करी जाती थी, आज भी है। 3 गोल्डन रूल्स बोला जाता है जिन्हें, 3 गोल्डन रूल्स, 3 गोल्डन रूल्स, जिन्हें हम ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं, जिसमें डेबिट क्रेडिट, कि कौन सी चीज को हम डेबिट करेंगे, कौन सी चीज को हम क्रेडिट करेंगे। डेबिट मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट और क्रेडिट होता है क्या है सर? तो कोई भी जैसे एक अकाउंट है, मान लो परचेस अकाउंट है, तो इसको हमको अकाउंट टी फॉर्म में बनाना पड़ता है। तो ये वाली साइड होती है क्रेडिट, ये वाली साइड होती है डेबिट। मतलब राइट साइड इज अ क्रेडिट एंड लेफ्ट साइड इज अ डेबिट पार्ट। तो हम किसको डेबिट करते हैं, किसको क्रेडिट करते हैं सर, क्या होता है ये सब चीजें, तो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं तो हमें क्या क्या चीजें डेबिट करनी पड़ती है और क्या क्या चीजें क्रेडिट करनी पड़ती है। तो इसमें 3 गोल्डन रूल्स होते हैं। पहला गोल्डन रूल, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। सेकंड, तो हम इसको बोलते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेकंड, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। थर्ड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, debit what comes in, credit what goes out, debit the receiver, credit the giver, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains। ये 3 गोल्डन रूल दिए थे। अब ये 3 गोल्डन रूल जब दिए तो ये ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज पे लग जाते थे, इनका एक अपना अकाउंट होता था। जैसे अगर मैं बात करूं डेबिट व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, तो ये लगता था रियल अकाउंट पे। ठीक है, फिर बात करें हम डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये लगता था पर्सनल अकाउंट पे। और अगर मैं बात करूं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो ये लगता था नॉमिनल अकाउंट पे। ठीक है, तो ये थे, इस तरीके से इनके अकाउंटिंग एंट्रीज होती थी। बट फिर धीरे धीरे अकाउंट्स में और जितने समझ में आते गए, करते गए, तो उससे इससे एक निष्कर्ष बोल सकते हैं, क्रक्स बोल सकते हैं, क्रक्स निकाला जिसको बनाया गया मॉडर्न अप्रोच। और इससे अकाउंटिंग के जो जर्नल एंट्रीज होती हैं वो और इजी हो गई। तो ये क्या है? तो ये ऐसा है कि डेबिट और क्रेडिट में भी इसको बांटा गया। कैसे बांटा गया देखना। जब कोई असेट बढ़ती है तो उसको करेंगे डेबिट, जब कोई असेट कम होती है तो उसको करेंगे क्रेडिट।
असेट मतलब समझाया था, हाँ असेट मतलब क्या समझाया था कि प्रॉपर्टी ओन बाय अस विच विल गिव बेनिफिट्स इन फ्यूचर, इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन फ्यूचर। ओके, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। लाइबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। लाइबिलिटीज बताया था कि जैसे हम अगर हमें बैंक लोन को पे करना है या फिर क्रेडिटर्स को पेमेंट देना है। ओके, नेक्स्ट ड्राइंग्स एक वर्ड है जो हमने देखा था कि अगर हम गुड्स या फिर कैश अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए घर ले जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है। परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, इसकी भी बात करी थी हमने। परचेजेस और सेल्स, परचेज और सेल्स की क्या बात करी थी कि ये हमारे गुड्स के जब हम लेना देना होता है, जब माल खरीदते हैं और बेचते हैं तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट। तो परचेज हमेशा डेबिट, सेल्स हमेशा क्रेडिट। परचेज कई बार क्रेडिट होती है, उसके एग्जाम्पल बाद में आ जाएंगे कि कब कब क्रेडिट होती है। अभी तो स्टार्टिंग में यही मान के चलना कि परचेज हमेशा डेबिट होती है, ठीक है। फिर इसका उल्टा, परचेज रिटर्न होगी तो क्रेडिट हो जाएगी, सेल्स रिटर्न होगी तो डेबिट हो जाएगी। इसका उल्टा, परचेज रिटर्न होगी तो क्रेडिट हो जाएगी, सेल्स रिटर्न होगी तो क्रेडिट हो जाएगी। एंड लास्ट, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं, जितने भी इनकम्स और गेन्स होते हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मॉडर्न अप्रोच है। एक बार वापस से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। असेट बढ़ती है तो डेबिट, असेट कम होती है तो क्रेडिट, लाइबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट, लाइबिलिटीज कम होती है तो डेबिट, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट, लाइबिलिटी कैपिटल हमेशा क्रेडिट। ओके, फिर उसके बाद परचेजेस हमेशा डेबिट, कुछ एक्सेप्शंस हैं, सेल्स हमेशा क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगी, सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगी। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट्स, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। अब इससे हम करेंगे हमारी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के लिए कुछ फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं हम जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जिसकी बुक्स बना रहे हैं। जैसे मैंने अभी जो क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 है पेज नंबर 8.10 का। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 8.10, ये जो बुक है टी एस ग्रेवाल बुक का है। टी एस ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 8.10, ठीक है। इसमें दिनेश की बुक्स बना रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे दिनेश लिखा है। इसमें और भी चीजें पूछी हैं, अभी मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, अभी सिर्फ हम जनरल एंट्री पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेट क्या होता है सर, तो पहले लिखो जनरल एंट्रीज, फिर लिखो इन द बुक्स ऑफ दिनेश। पहला कॉलम जो होता है, फर्स्ट कॉलम, वो होता है डेट या सीरियल नंबर। अगर सीरियल नंबर लिए तो सीरियल नंबर करना, डेट दी हो तो डेट लिखना पड़ेगी। सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम होता है एलिफ, बहुत स्मॉल सा कॉलम बनाना, क्योंकि ये पहले यूज होता था। ये लेजर जब पढ़ोगे जब समझ में आएगा कि एलिफ क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है। अभी तुम देखो तो कहीं भी एलिफ तुमको कहीं यूज आएगा ही नहीं। इसका मतलब होता है लेजर फोलियो, लेजर फोलियो, ठीक है। ये एक स्मॉल कॉलम बनेगा। फिर एक डेबिट रुपीज और एक क्रेडिट रुपीज, मतलब एक साइड डेबिट की और एक साइड हमारी क्रेडिट की, ठीक है। तो एलएफ को एलएफ ही लिखते हैं, पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, छोटा सा कॉलम बनता है, वहां पे पेज नंबर लिखाता है, क्या कैसा क्या लिखाता है ये फर्दर क्लासेस में हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सर जनरल एंट्री करना है तो कैसे क्या करना है। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बुक में। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारी बुक में दिया है, एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, और उनको क्लासीफाई करना है, हम उसके लिए जनरल एंट्री बना रहे हैं। पहला ट्रांजेक्शन दिया है, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ ₹1,50,000 इन कैश। दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट करा, कैश लाया बिजनेस में एज अ कैपिटल, ठीक है। तो एंट्री क्या करूंगा, पहली कैश हमारा असेट है, असेट बढ़ रही है तो डेबिट, कैश अकाउंट को मैंने डेबिट करा। 2 कैपिटल क्रिएट हो गई हमारी, और कैपिटल को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं, कितने रुपए से, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, ठीक है। बीइंग, ये एक नरेशन लिखना पड़ता है। नरेशन कैसे लिखते हैं, नरेशन हमेशा ब्रैकेट में होगा, नरेशन स्टार्ट होगा बीइंग से और उसके साथ में होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे यहां मैं अगर लिखूंगा तो यहां लिखूंगा बीइंग दिनेश स्टार्टेड बिजनेस
विथ कैश, ठीक है। बीइंग दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। आया समझ में? तो ये फॉर्मेट हुआ, ये जर्नल एंट्री करने का तरीका हुआ। सर डेबिट को कैसे लिखते हैं? तो डेबिट को लिखा जाता है, नॉर्मल अकाउंट का नाम लिखो, यहाँ डेबिट लिखो DR डॉट एकदम कोने पे LF के इधर, और यहाँ लिखो टू। क्रेडिट को लिखा जाता है टू से, टू कैपिटल अकाउंट, इसको टू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। फिर एक नरेशन आता है, नरेशन में बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के हमको नरेशन बनाना पड़ता है। तो जो भी हमने करा है वो यहाँ पे, अगर जैसे बंदा अकाउंट्स का नहीं है या किसी और फील्ड का है तो उसको समझ में आना चाहिए कि ये एंट्री किस चीज के लिए हुई है। नरेशन उस काम में आता है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहली एंट्री कि बिजनेस स्टार्ट करा है, कैश लेके आया अपने बिजनेस में और एज अ कैपिटल लेके आया है, तो मैंने एंट्री क्या करी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ओके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग ₹1 लाख इन कैश। अब मेरी बात समझना, दूसरा ट्रांजेक्शन है कि हमने बैंक अकाउंट ओपन करा। बैंक अकाउंट ओपन करा मतलब कि बैंक में मेरा पैसा बढ़ गया, ठीक है। बैंक मतलब मेरे पास कोई भी खाता नहीं था, बट मैंने खाते में रुपए डाले तो मेरे खाता बढ़ गया 1 लाख रुपए से। बैंक मेरी असेट है, और असेट अगर बढ़ती है तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि असेट बढ़ी है। और मेरे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, मेरे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, टू कैश अकाउंट। आया समझ में? 1 लाख रुपीज। और कैश हमारी असेट है, इसको क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि अगर असेट कम होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। और एंट्री क्या हो जाएगी, बीइंग ओपन अ बैंक अकाउंट, ओके। नाउ थर्ड एंट्री मैं अगर तुमको, वैसे ये लिखना नहीं है बट मैं तुमको तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए और थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ पे असेट बढ़ रही है, लिखने की चीज नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ हमने कैपिटल को क्रेडिट करा है, यहाँ असेट बढ़ रही थी, यहाँ असेट कम हो रही है, ठीक है। इसको लिखना नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा दिया मैंने कि क्या हुआ है। थर्ड पॉइंट, रिसीव लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम नरेश बाय चेक। हमने नरेश से लोन लिया, वो भी चेक से। तो चेक से लिया मतलब हमारे खाते में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा खाता वापस बढ़ गया, तो बढ़ गया मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब नरेश से लोन लिया तो नरेश को वापस देना पड़ेगा, मतलब ये हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी। मैंने बताया था ना, जिसको पैसा देना उसको हमको लाइबिलिटी मानते हैं हम उसको। तो अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या लिखते हैं, क्रेडिट। तो यहां हम क्या लिख देंगे, टू नरेश लोन अकाउंट, ठीक है। टू नरेश लोन अकाउंट। कितने रुपए लिए हमने उससे, 1 लाख रुपए लिए। तो 1 लाख डेबिट साइड में, 1 लाख क्रेडिट साइड में। और नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम नरेश बाय चेक। क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इसमें क्या हुआ सर, बैंक अकाउंट को क्यों डेबिट करा और नरेश को क्यों करा, लिख दो एक बार। यहाँ पे मेरी असेट बढ़ रही है और यहाँ पे मेरी लाइबिलिटीज बढ़ रही है, इसलिए इसको क्रेडिट करा। क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, परचेज फर्नीचर फॉर 20,000 कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। मैंने राज फर्नीचर हाउस करके एक जगह है, वहां से फर्नीचर खरीदा कैश देके। तो जब मैंने कैश दे दिया तो सामने वाले का नाम मुझे याद रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप मुझे कैश दे दिया मतलब नहीं, मेरा काम हो गया उससे खत्म। तो मेरे पास से क्या चीज गई, कैश गया। कैश गया मतलब असेट कम हुई, असेट कम हुई मतलब क्रेडिट टू कैश अकाउंट। और मेरे पास आया क्या, मेरे पास क्या चीज आई, फर्नीचर आया। फर्नीचर भी हमारे असेट्स होते हैं, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म में हमें फायदा देते हैं, और असेट बढ़ती है तो डेबिट। यहाँ क्या लिखूंगा मैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। बीइंग फर्नीचर परचेज इन कैश, फर्नीचर परचेज्ड इन कैश, ठीक है। 20,000 या 40,000 का अमाउंट है, 20,000 का अमाउंट है।
क्लियर है? और क्यों फर्नीचर को डेबिट करा और क्रेडिट करा? क्योंकि यहाँ हमारी असेट बढ़ रही है और यहाँ कैश में हमारी असेट कम हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दैट इज फिफ्थ ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दैट इज फिफ्थ ट्रांजेक्शन, परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ फॉर ₹40,000। हमने दिल्ली सेफ करके एक फर्नीचर वाला है जिससे फर्नीचर खरीदा, बट उसको अभी कुछ भी पेमेंट नहीं कर रहा है, तो हमको उसको नाम रखना जरूरी है। हाँ, नाम याद रखना जरूरी है। ठीक है, अब मैंने अगर उससे उधार पे कुछ खरीदा है तो वो मेरा क्या हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा। ठीक है, वो मेरा क्या हो जाएगा? मुझे उसको पैसे देने हैं, मतलब वो मेरी लाइबिलिटी हो जाएगी, और लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्रेडिट करेंगे। तो मतलब ये तो समझ में आया कि उसका नाम आएगा टू साइड में। ठीक है, टू दिल्ली सेव्स अकाउंट, ये उसका नाम है, ये मैंने लिख दिया। और डेबिट में क्या आ जाएगा? मैं उससे फर्नीचर खरीद रहा हूँ, मेरी असेट है, असेट बढ़ रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्नीचर अकाउंट। आया समझ में? ये आ जाएगा 40,000 और ये आ जाएगा 40,000। ओके, नरेशन में आ जाएगा बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम, बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम दिल्ली सेफ, दिल्ली सेफ ऑन क्रेडिट। हमने इससे माल काय पे खरीदा था? क्रेडिट पे खरीदा था। ठीक है, मैंने अभी 5 ट्रांजेक्शन करे हैं और इसमें भी मैं तुमको बता देता हूँ कि क्या हुआ है। यहाँ पे मेरी असेट बढ़ी है इसलिए मैंने इसको डेबिट करा, और यहाँ मेरी लाइबिलिटीज बढ़ी हैं इसलिए मैंने इसको क्रेडिट करा है। क्लियर है? ओके, अब मैं आगे के 2-3 ट्रांजेक्शन और कर रहा हूँ जितना मुझे यहाँ पे कवर करना है, जो परचेज ऑफ गुड्स के लिए हैं। मैं इन्हीं को मिटा के आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक का हो गया। मैं वो चीज़ नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारे हेल्प करेंगे ट्रांजेक्शन को बनाने में, कैसे कैसे हम, मतलब जब ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं हम जनरल एंट्री बनाने में, तो कैसे हेल्प करेंगे हमको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ। अगला ट्रांजेक्शन है, तुम लोग सोचो, मैं ट्रांजेक्शन एक बार बोल देता हूँ तुम लोगों को कि अगला ट्रांजेक्शन क्या है और एंट्री क्या होगी, ये सोचो। ठीक है, अगला ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹15,000। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹15,000। हमने माल खरीदा है 15,000 रुपए में। हमने माल खरीदा है 15,000 रुपए में। अब मुझे बताओ क्या होगा ट्रांजेक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, परचेज जब भी करते हैं तो परचेज को हमेशा डेबिट करते हैं, इसलिए मैं परचेज अकाउंट को डेबिट लिख रहा हूँ। परचेज अकाउंट डेबिट। और कैश में खरीदा है तो मेरे पास से कैश चला गया, इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, परचेज हमेशा डेबिट होती है और यहाँ मेरी असेट कम हो रही है। आया समझ में? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 15,000 15,000। बीइंग आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेज इन कैश, बीइंग गुड्स परचेज इन कैश। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 7th नंबर का, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ₹30,000। अब देखो, पहले मैंने कैश में खरीदा था तो कैश लिखा था, अब मैंने महेश से खरीदा, कैश नहीं दिया उसको, तो मैं क्या लिखूंगा? परचेज तो हमेशा डेबिट होती है तो परचेज को तो मैंने डेबिट कर लिया। परचेज हमेशा डेबिट होती है तो उसको डेबिट कर लिया। अब कैश नहीं दिया तो क्या मुझे महेश को पैसा देना पड़ेगा? हाँ सर, देना पड़ेगा। तो यहाँ मेरी क्या क्रिएट हो जाएगी? लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी टू महेश अकाउंट। ठीक है, ये आ जाएगा 30,000। ये आ जाएगा 30,000। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ, परचेज को डेबिट करते हैं हमेशा, महेश हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, बढ़ गई, इसलिए मैंने उसको क्रेडिट करा है। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश ₹25,000। सोल्ड गुड्स टू करीम, सोल्ड गुड्स मतलब सेल्स, सेल्स मतलब क्रेडिट,
सेल्स को हमेशा क्रेडिट करते हैं। कैश के लिए करा तो कैश हमारे पास आ गया है, कैश आया मतलब हमारी असेट बढ़ गई है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बीइंग गुड्स, मतलब नरेशन क्या हो जाएगा, सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अमाउंट आ जाएगा 25,000। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। अब हमने माल बेचा है क्रेडिट पे, बेचा है तो सेल्स है मतलब क्रेडिट हो जाएगा। किसको बेचा है हमने, श्याम को, तो श्याम हमारा क्या हो गया, डेटर हो गया, और ये हमारा असेट हो गया, इससे हमको पैसे लेने रहेंगे, और असेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, इसलिए इसको डेबिट करा है। ठीक है, कितने का माल था, 30,000 रुपये का, 30,000। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब तुमको एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे देखो, समझ में आया, जब कैश परचेस होती है तो क्या, क्रेडिट परचेस होती है तो क्या, और जब कैश सेल होती है तो क्या, और क्रेडिट सेल होती है तो क्या। ठीक है, लास्ट के दो ट्रांजेक्शन और बचे हैं, कैश रिसीव फ्रॉम श्याम और कैश पेड टू श्याम। मैं नरेशन नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास जगह कम है, बाकी तुम लोग को नरेशन बता दूंगा। ठीक है, कैश रिसीव, पहले एंट्री है कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारी असेट बढ़ गई, किससे आया, श्याम से आया। और कैश पेड टू श्याम महेश, मतलब महेश को हमने पैसा दे दिया, टू कैश अकाउंट। अब ये समझना कैसे कैसे है ना, 20,000 और 10,000, 20,000 और यहाँ आ जाएगा 10,000। अब मेरी बात समझना, शाम को हमने माल बेचा था, हाँ सर बेचा था, उससे हमको पैसा आना था, हाँ सर आना था, कितने आने थे, 30,000 रुपये। अभी उसने 20,000 रुपये दिए, तो हमने उसको डेबिट करा था, तो अब उसको क्रेडिट कर देंगे। वो हमारा डेटर था, पहले हमारी असेट बढ़ रही थी तो इसलिए हमने डेबिट कर दिया, हमारी असेट कम हुई इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास पैसा आ गया तो असेट बढ़ गई। और महेश की बात करूँ तो महेश से हमने माल खरीदा था, हमको उसको पेमेंट करना था, यहाँ हमारी लाइबिलिटी कम हो गई इसलिए डेबिट करा, और कैश हमारी असेट कम हो गई इसलिए हमने उसको क्रेडिट करा। और नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, बीइंग कैश पेड टू महेश, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, बीइंग कैश पेड टू महेश। तो ये इलिस्ट्रेशन नंबर 1 विद द मॉडर्न अप्रोच, ये जनरल एंट्री का फॉर्मेट है। ये तुम्हारा पूरा बेसिक आज कंप्लीट हुआ है। आगे की क्लासेस अगर किसी से मुझे करनी है तो क्लासेस ऑनलाइन है पूरी। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको कैसे क्या करना है मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है। फर्स्ट मेरा एक इंट्रो पार्ट है, उसमें मैंने पूरा समझा रखा है कि कैसे कैसे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी को याद नहीं है तो मैं अपना एक नंबर वापस से दे देता हूँ, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, मैं अपना नंबर वापस से लिख देता हूँ, आप मुझसे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉल नंबर भी है, 7974768887। आज हमारी बेसिक क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं। आज हमारी बेसिक क्लासेस 11th की कंप्लीट हो गई हैं। किसी को क्लास लगाना है, अगर ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी पूरे साल आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। जिस तरीके से आज आपको पूरा बिल्कुल एक एक बेसिक से क्या लॉजिक होते हैं, कैसे हमको एंट्री करनी है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, हर एक चीज़ प्रेजेंटेशन वाइज समझाई जाएगी। If you want to continue, please call or message me on this number 7974768887. Thank you so much. Hope for the best and never lose hope. अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखें। चलिए, थैंक यू, बाय बाय बाय।